हेलो एवरीवन। भारत में जो फेडरल सिस्टम है उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें किस तरह से कैसे तय किया जाएगा कि केंद्र सरकार कौन सा काम करेगी और राज्य सरकार कैसे काम करेंगे। मतलब दो स्तर की जो सरकारें हैं वो किस किस तरह का अपना काम करेंगे। अब इसमें फर्स्ट जो व्यवस्था है संविधान में हमारे भारतीय संघ के जो केंद्र और राज्य सरकारों के पावर एंड फंक्शन की, तो इसके लिए तीन सूचियां बनाई गई हैं। वैसे 4 सूचियां हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 पर चर्चा करेंगे हम, जो जरूरी है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। इस यूनियन लिस्ट से तात्पर्य जो संघ सूची में जो विषय होंगे उस पर केवल हमारी पार्लियामेंट या केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और कानून बनाएगी। और ये सब्जेक्ट 97 है, इनकी संख्या 97 है। दूसरा है राज्य स्तर की सरकारों के लिए जो विषय या सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं जिस पर राज्य सरकारें अपना कार्य करेंगी, उनको राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में दर्ज किया गया है और इनकी संख्या 59 है, 59। तीसरी लिस्ट है, इसको तीसरी लिस्ट में आप देखेंगे खास तौर से जो कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट का मतलब समवर्ती सूची, जो मिली जुली सूची के रूप में जानते हैं। इसमें दोनों सरकारों को जो विषय दिए गए हैं इनकी संख्या है 47 और इस पर दोनों सरकारों को, केंद्र हो चाहे राज्य हो, इन दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति आ जाती है किसी कानून को लेकर के, तो अंतिम जो निर्णय होगा या अंतिम जो कानून होगा या फैसला होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित होगा वही मान्य होगा। अब इसको थोड़ा और विस्तृत रूप से अगर समझना है तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है या संघ सूची है जिसमें जो 97 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये राष्ट्रीय स्तर के हैं। राष्ट्रीय स्तर से तात्पर्य है कि ये किसी प्रोविंस या जो सेकेंड लेवल की जो इकाई है उसको नहीं दिए जा सकते। राष्ट्रीय स्तर के महत्व में जैसे डिफेंस है, रक्षा है, बैंकिंग सिस्टम है, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, इसके अलावा जितने भी एटॉमिक एनर्जी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, ये सभी इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं वो प्राय हम देखें, या रेलवे है, तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको किसी राज्य स्तर पर कंडक्ट नहीं कराया जा सकता, ना हो सकता है। वो सक्षम भी नहीं होंगी और ना ऐसा हो सकता है। और इसमें देखेंगे इसमें से होने वाली जो आमदनी है या आय है, इस पर होने वाला खर्च है बहुत अधिक है। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर के जो विषय हैं वो केंद्र सरकार को दे दिए गए, यानी संघ सूची में रखे गए हैं, ताकि केंद्र सरकार पूरे भारतीय स्तर पर या संघीय स्तर पर कार्य करने में सक्षम हो सके, इस तरह के विषय में कोई हस्तक्षेप न हो। दूसरा है राज्य सूची, जिनकी संख्या मैंने बताया आपको 59। ये राज्य स्तर के विषय हैं जिस पर राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है, वे अपना कानून बना सकती हैं, बनाती हैं। अब इसमें अब खास तौर से कृषि है या पुलिस व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की जो भी जिम्मेदारी है, इस तरह के जो विषय हैं वो राज्य स्तर की सरकारों को सुपुर्द किए गए हैं और यही इस पर कानून बनाएंगे, उसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा राज्य के अंदर चलने वाले जो व्यापार वाणिज्य इत्यादि हैं उस पर भी राज्य सरकारें अपना नियम कानून बनाती हैं। तीसरा जो लेवल है, जो तीसरी जो लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको साझा विषय के रूप में मानते हैं और वो 47 जो सब्जेक्ट हैं, जैसे शिक्षा है या विवाह है, एडॉप्शन या उत्तराधिकार कानून इत्यादि है। ये ऐसे विषय हैं जिसको दोनों सरकारें अपने अपने
स्तर पर बनाती हैं, लेकिन प्रायः कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मान ली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तात्पर्य है कि भारत के सभी बच्चों को कम से कम इस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए जिसके माध्यम से उसको एक राष्ट्रीय सोच उसके अंदर विकसित की जाए। तो ऐसा ना हो कि कोई राज्य सरकार राज्य स्तर की शिक्षा की जो नीति अपनाती हो वो केवल क्षेत्रीय ही आधार पर संकुचित विचारधारा से ग्रसित हो जाए, और इस तरह से उसने मान लिया कानून बना दिया, तो ऐसे में विवाद हो जाता है। तो दोनों की शिक्षा नीतियाँ हो वो कम से कम एक समन्वित रूप में होनी चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी या कोई भी शिक्षार्थी राष्ट्रीय स्तर की सोच रखे तो दोनों को मिलजुल कर के इस तरह की स्थिति के कानून बनने चाहिए। फिर भी अगर कोई विवाद हो गया तो राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए कानून यानी केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को ही लागू किया जाएगा। तो ये समवर्ती सूची में जो विषय है दोनों सरकारें कानून बनाएंगी, लेकिन विवाद की स्थिति में आ जाने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होंगे। एक और भी सूची होती है वह अवशिष्ट या डेसिडुअरी लिस्ट, जिसमें ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जिस समय संविधान बना उस समय तो ये सारे सब्जेक्ट जो 97 जो केंद्र सरकार के लिए हैं, 59 जो राज्य सरकार के लिए निर्धारित किए गए, और 47 कंकरेंट या समवर्ती सूची में जो शामिल किए गए। इनके अलावा यह संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि भविष्य में और भी नए विषय या सब्जेक्ट आएंगे तो उसको क्या किया जाए, तो उसके लिए एक अलग फिर सूची बना दी गई अवशिष्ट या डेसिडुअरी सिटी लिस्ट, और उसमें भविष्य में आने वाले विषयों को रख दिया गया। अब जैसे कंप्यूटर सिस्टम है या जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि से संबंधित इस तरह की जो बातें हैं वो पहले दर्ज नहीं थी, न इस तरह की कोई उस समय तात्कालिक स्थिति थी। तो भविष्य में इस तरह के जो सब्जेक्ट आते रहेंगे उनकी संख्या निश्चित नहीं है, जो भी अब आते रहेंगे वो अवशिष्ट सूची में रखे जाएंगे, और इस पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार को होगा। इस पर केवल संसद ही कानून बनाएगी, ये अधिकार राज्यों को नहीं दिए जाएंगे। अब जितने अधिकार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं या लिस्टेड कर दिए गए हैं वो तो निश्चित है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में। तो इसके अलावा अब जो सब्जेक्ट आएंगे वर्तमान में या संविधान में निर्धारित होने के बाद जो सब्जेक्ट आए और आते रहेंगे उसको एक चौथी सूची अवशिष्ट सूची में रख दिया गया है, और यह इस पर केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है। इस तरह से आप देखेंगे हमारी जो संघीय व्यवस्था में केंद्र का पलड़ा काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के महत्व के जो काफ़ी आमदनी वाले या महत्वपूर्ण विषय हैं वो और संख्या में भी ज़्यादा है केंद्र सरकार के पास है, अवशिष्ट सूची के जो भी विषय हैं वो भी उसके पास है, और राज्य सरकारों को जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनकी संख्या तो कम है ही, साथ में वो राष्ट्रीय स्तर के नहीं है, राज्य स्तर के हैं। इस तरह से हमारी जो संघीय प्रणाली में जो पावर फंक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के और केंद्र सरकार के वो सूचियों में निर्धारित कर दिए गए हैं, और उसके द्वारा ये अपना अपना कार्य करते हैं। थैंक यू।